वीडियो में आपने देखा था कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है, गोली दर्पण क्या है और गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या है। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, कल का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 में आप आज जानेंगे कि प्रतिबिंब बनाने गोली दर्पण से नियम क्या है। तो आपके 3 नियम होते हैं, वो भी आप इस वीडियो में जानेंगे। दूसरी बात, आप इसमें ये जानेंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है, ये संबंध कैसे डेरिवेट होगा। बस 2 मिनट का वीडियो देखेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो बिना समय गवाए हुए जिन बच्चों ने अब तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो सारे मिलते रहें। फिजिक्स पार्ट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, थम्स अप दें। तो चलिए आज की हम बात करते हैं गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो दिखाई पड़ रहा है क्या? ठीक है। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। क्लियर? दिखाई पड़ रहा क्या? चलिए, तो 3 नियम होते हैं। नंबर 1 होता है प्रथम नियम। नंबर 1 क्या होता है? प्रथम नियम। आज आप जानेंगे प्रथम नियम के बारे में। क्लियर है क्या? प्रथम नियम क्या है, जरा ध्यान से समझेंगे। तो पहला नियम क्या है कि अगर आपको कल पढ़ा दिया था, एक मुख्य अक्ष होता है, एक मुख्य अक्ष है, कोई दर्पण है, दर्पण अवतल भी हो सकता है, दर्पण उत्तल भी हो सकता है। दर्पण क्या होता है? इसका एक तल कैसा होता है? एक तल पे जो है पारे की कलई लाल ऑक्साइड का पेंट होता है, दूसरा तल होता है परावर्तक तल। तो पहला नियम क्या होता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो सदैव मुख्य अक्ष की ओर झुक जाती है, और जिस बिंदु पर झुकती है वो चीज क्या कहलाती है? उसका फोकस कहलाती है। यानी पहला नियम ये साफ साफ कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाती है। कैसे, आइए देखते हैं। तो जैसे कोई प्रकाश की किरण है, ये है प्रकाश की किरण। कोई प्रकाश की किरण आई, ये क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो वो बिंदु फोकस कहलाता है। यानी कि जब भी कोई प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से होकर जाती है। ये आपका कौन सा नियम है? प्रथम नियम है। इसे आपको तैयार करना है। बोलो, इतनी बात क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, पहला नियम होने के बाद अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की। कौन से नियम की बात करते हैं? अब हम बात करेंगे दूसरे नियम की। अब हम बात करेंगे दूसरे नियम की। क्लियर? दूसरा नियम क्या कहता है बच्चों? जानेंगे दूसरा नियम। दूसरा नियम, तो बेटा दूसरा नियम क्या है, इसे आप अच्छे से तैयार कर लो कि अगर कोई दर्पण है, कोई मुख्य अक्ष है, एक तल दर्पण का परावर्तक होता है, दूसरे पारे की कलई होती है। दूसरा नियम यह कहता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण फोकस F से होकर गुजरती है, कहां से गुजरती है? फोकस F से होकर गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष कैसी हो जाएगी? समांतर हो जाती है। ये है दूसरा नियम। तो 2 नियम आपके सामने आ गए। अब हम बात करेंगे तीसरे नियम की। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। जब भी कोई प्रकाश किरण फोकस से ऊपर गुजरती है तो वो किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बोलो, बात क्लियर है क्या? तीसरे नियम की अगर हम बात करते हैं बच्चों, वो समझिए। तीसरे नियम की बात करते हैं, वो समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तीसरे नियम की बात करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम यह कहता है कि जब भी कोई दर्पण है, मुख्य अक्ष है, अगर तो भाई मुख्य अक्ष का कोई ना कोई कहीं ना कहीं एक वक्रता केंद्र C होता है। अगला नियम यह कहता है कि अगर कोई भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, वक्रता केंद्र कहां से होकर जाती है? C से होकर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वो किरण वापस लौट जाती है। तो ये 3 नियम आपको बहुत अच्छे से तैयार रखने हैं। पहला नियम क्या कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा नियम क्या है? अगर कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है
तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो ये 3 नियम हुए तैयार। अगर हम बात करें फोकस की तो इसका यहाँ पर कहीं फोकस होता है, ये वक्रता केंद्र सी है। तो प्रश्न आता है वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो आपको कल की वीडियो में बता दिया गया था कि वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी, ये दूरी r कहलाती है, यानी कि वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही? ये दूरी क्या है, यहां से यहां तक की फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, तो ये बात कल की वीडियो में आपको पता थी। आज हम बात करेंगे वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है। चलिए आइए देखते हैं, 2 मिनट में वीडियो देखते हैं, खत्म करते हैं, उसके बाद हम जानेंगे क्या संबंध है। ठीक है बेटा, चलिए चलिए चलिए। इंक डाल ले जरा, इंक इसमें खत्म हो गई है। तो जल्दी हमें एक बात बताओ, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लेंस की क्षमता का मात्रक पता है? कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लेंस की क्षमता का मात्रक पता है? अगर जैसे लेंस की क्षमता का मात्रक पता है, हाई स्कूल में आप पढ़ चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी बताइए लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। कितने बच्चों को पता है लेंस की क्षमता का मात्रक? ऐसा ही मात्रक बताना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी जल्दी लेंस की क्षमता का मात्रक। चलिए, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, समझिए। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है। तो वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध जानने के लिए आपको एक छोटा सा डेरिवेशन देखना पड़ेगा। वो समझिए कि अगर कोई दर्पण है, जब कभी ऐसी स्थिति आ जाए, कैसी स्थिति कि दर्पण के द्वारक M1 और M2, क्या नाम बताया मैंने दर्पण के द्वारक का? M1 व M2। अगर दर्पण के द्वारक वक्रता त्रिज्या से छोटे हैं, इस स्थिति में जो वक्रता त्रिज्या है उसकी आधी दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। क्या समझिए, फोकस कैसे कहेंगे? अगर कोई प्रकाश किरण आती है, कोई प्रकाश की किरण आती है, मुख्य अक्ष कैसी आती है? समांतर, जो कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरती है, फोकस F से होकर गुजरती है। तो आपको पता है कि एक अभिलंब डाला हमने। क्या डाला? एक अभिलंब डाला हमने। तो एक बात बताइए, वैसे नॉर्मली अगर हम बात करते हैं फोकस दूरी की, F बराबर, तो आप सभी जानते हैं फॉर्मूला होता है R/2। ये तो संबंध है जो सभी जानते हैं, लेकिन ये संबंध कैसे आया ये आप सीखेंगे आज के इस वीडियो में। तो बेटा एक बात बताइए, जब भी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, प्रकाश के परावर्तन नियम क्या पढ़ाया था कि जब भी कोई प्रकाश की किरण होती है, ये एंगल I होता है, ये एंगल R होता है ना। तो नियम क्या होता है परावर्तन नियम? एंगल I बराबर एंगल R। ये नियम पढ़ाया था आपको हमने, बताओ। कल के वीडियो में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो बस वही चीज़ यहाँ समझेंगे जरा ध्यान से कि अगर ये आपतन कोण है, आपतित किरण है, तो एंगल I कोण बनेगा। ये क्या है? परावर्तित किरण है, तो ये फिर एंगल कौन सा बनेगा? एंगल R बनेगा। बोलो इतनी बात क्लियर। अगर हम बात करते बेटा त्रिभुज की, तो ये कौन सा त्रिभुज है? अगर ये, इसका नाम हमने A दे दिया, इसका नाम P है ध्रुव, इसका नाम O है। अगर हम बात करते हैं त्रिभुज, कौन सी बात करते हैं? एंगल, दिखाई पड़ रहा क्या? ठीक है, OAC की बात करते हैं, OAC की बात करें, OAC, तो कोण कितना है बीच का? तो आप कहेंगे सर एंगल I। क्लियर। अगर हम बेटा कहें एंगल AC और P, एंगल AC और P बराबर कितना होगा? तो बेटा अगर ये कोण I है तो ये कोण भी I होगा। क्यों होगा? क्योंकि एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण है, इसलिए हम इसे भी हम क्या कह सकते हैं? एंगल I। पीछे लिख देना, क्यों? एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण है।
बोलो इतनी बात क्लियर है क्या? अब एक बात बताइए बेटा, आपको ये पता है कि एंगल I बराबर एंगल R क्यों है? परावर्तन का नियम है, परावर्तन के नियम से। ये देखो बेटा, नियम नंबर 2 पढ़ाया था कल हमने, क्लियर? तो बेटा एक बात बताओ, ये जो एंगल R है ये एंगल I हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं एंगल I। बोलो इतनी बात क्लियर? तो बेटा त्रिभुजाकार के नियम पढ़ा होगा तुमने क्या, कि अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये दोनों भुजाएं भी कैसी हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं, पढ़ा है? तो बेटा एक बात हमें बताओ दिमाग लगा करके थोड़ा सा, कि अगर ये और ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी कि नहीं होगी? तो बेटा एक बात बताइए, कौन कौन सी भुजा बराबर होगी? CF बराबर में AF, तो आप लिखेंगे CF बराबर में AF। क्यों? कोण बराबर है। क्या है? कोण बराबर है। तो बोलो इतनी बात क्लियर है क्या? एक एक पॉइंट समझिए। अब एक बात बताइए बच्चों में, बहुत छोटी सी बात बताइए, कि दोनों कोण बराबर हो गए तो ये दोनों CF और AF भी बराबर हो गया। अब एक बात बताइए, क्या बात बताएंगे आप हमें, कि बिंदु जो A है, मैंने क्या बताया था, बिंदु जो A है वो ध्रुव P के बहुत निकट है। बिंदु A ध्रुव P के बहुत निकट है। कैसा है? निकट है। सबसे पहले स्टार्टिंग बताया था कि वक्रता त्रिज्या से कम अगर द्वारक है तो क्या होगा? बिंदु A बहुत निकट हो जाएगा। बोलो बात क्लियर? यानी कि अगर ये बहुत बिल्कुल, अगर ये ना के बराबर पास पास है तो इससे क्या मतलब, अगर ये बिल्कुल इसके बराबर है तो जो डिस्टेंस ये होगी वही डिस्टेंस ये मानी जाएगी। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि AF बराबर में PF, यानी ये जो डिस्टेंस, अगर ये बिल्कुल इसके बराबर मान लें तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगी। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं AF बराबर PF। ठीक है, तो अब आपका क्या हो गया भाई, अगर ये डिस्टेंस इसके बराबर है, ये डिस्टेंस इसके बराबर है, तो ये तीनों डिस्टेंस आपस में बराबर हो जाएंगी। क्लियर? अब अगर हम आपसे कहते हैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, तो आप कहेंगे कि CP, ये जो पूरा CP ये किस किस के बराबर होगा? आप कहेंगे सर CF प्लस PF के। तो आप कहेंगे CF प्लस में PF के। भाई बताओ ये पूरी डिस्टेंस किसके? इसके बराबर और इसके बराबर। यानी हम क्या कह सकते हैं? हम क्या कह सकते हैं, चलिए, CP बराबर, भाई ये डिस्टेंस ये इसके बराबर हो गई तो हम क्या कह सकते हैं? CF प्लस PF। अब हम इसे क्या कह सकते हैं भाई, CF जो है ये इसके बराबर है तो हम कह सकते हैं PF प्लस में PF। दिखाई पड़ रहा क्या? चलिए ठीक है, CP बराबर क्या कहेंगे? CP बराबर आप कहेंगे PF मतलब 2PF। तो बेटा एक बात बताओ, CP ये टोटल डिस्टेंस कितनी होती है? इसे आप क्या कहते हैं? R कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो हम इसे क्या कहेंगे? R बराबर 2 इंटू PF। PF कितना है? इसे आप कहेंगे फोकस दूरी। क्या कहेंगे? फोकस दूरी। क्या कहेंगे? फोकस दूरी, यानी कि F। क्लियर? अगर हम बात करें F की तो क्या निकल के आएगा? R अपॉन में 2। मेरी बात समझ में आ गई क्या? R अपॉन में 2, यानी कि R क्या है? वक्रता त्रिज्या है। क्या है? वक्रता त्रिज्या है, और अपॉन में 2 है। F क्या है? फोकस दूरी है। फोकस दूरी है, तो ये आपका क्या निकल के आ गया? संबंध निकल के आ गया, F बराबर R अपॉन 2। तो बोलिए वीडियो कैसा लगा? पूरा एक बार में स्क्रीनशॉट समझ लीजिए अच्छी तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हम कल आपको और अच्छा सा वीडियो बना के देंगे जिसमें आप और बातें जानेंगे। इसमें आप गोली दर्पण से गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम,
तो गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के जो नियम है, यानी कि अवतल दर्पण से 6 नियम हैं कि जिसमें बताया जाता है वस्तु जब अनंत पर रखी है, वस्तु अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में रखी है, वस्तु वक्रता केंद्र के बीच में रखी है, और वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखी है। ये 6 स्थितियां हैं अवतल दर्पण की, और 2 स्थितियां हैं उत्तल दर्पण की। अगर आप ये सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो अगले वीडियो का करें इंतजार। और अगर ये वीडियो पसंद आया है, तरीका समझ में आया है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में क्या संबंध निकलता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद। समय समाप्त। बाई का शेष काल।